इसको कहते हैं 5 सर्किल फार्मूला। 5 सर्कल, करेक्ट। तो ये 5 सर्किल मंत्र है, फार्मूला है। आप जो है वो बैठे हैं, ये एक सर्किल है बॉडी का, ठीक है। अब इसके अंदर मतलब एक सर्किल खींच लो, अपने बॉडी के चारों तरफ एक सर्किल खींच लो। संसार आपसे अलग हो गया, परिवार भी आपसे अलग है, रिश्ते नाते भी आप सब अलग। ये सर्किल आपका है, एक्सक्लूसिवली ये आपका जोन है, जोन ऑफ एग्जिस्टेंस, जोन ऑफ ऑपरेटिंग। अब इस सर्किल के अंदर एक सर्किल और खींच लो, मतलब बॉडी के अंदर एक सर्किल और खींच लो, उससे थोड़ा छोटा अंदर की तरफ। तो जो अंदर की सर्किल का अंदर एरिया है वो माइंड का हो गया, और 2 सर्किल के बीच में जो एरिया है वो बॉडी का हो गया। समझ में आए? अब एक और सर्किल खींच लो उसके अंदर। प्रैक्टिकल करते जाओ, जिन्हें करना है अभी कर सकते हो, पेन लेके पेपर पे बैठ जाओ। तो एक सर्किल था बॉडी का, फिर उससे एक छोटा सर्किल उसके अंदर ही बनाया वो माइंड का, एक और उससे छोटा बनाया वो चेतना का सर्किल, कॉन्शियसनेस, और उसके अंदर एकदम बीच में डॉट, वो सर्किल नहीं। तो मतलब ये तुम्हारा केंद्र है अस्तित्व का। सबसे अंदर चेतना है, उसके बाद माइंड है, मन का, उसके बाद शरीर का एरिया। अब इसके बाहर भी 2 सर्किल खींचना है। एक एक सर्किल है जो वो तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी बॉडी से नेक्स्ट क्लोज क्या है तुम्हें? तुम्हारी फैमिली, पति, बच्चे, पत्नी, है ना, पेरेंट्स। राम सर। खुश रहो। इतना इतना समझ में आ गया? तो पहले आप एक सर्किल में, उससे नेक्स्ट सर्किल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है आपका परिवार। इसके बाद एक और सर्किल है जहां फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं। हमने 2 सर्किल बाहर खींचने को बताए। एक सर्किल है तुम्हारी फैमिली एंड बच्चे, पति पत्नी बच्चे। उसके बाद एक सर्किल और बताया, उसने बताया फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। कवर हो गया तुम्हारा पूरा परिवार। उसके बाहर संसार है, आप सर्किल नहीं खींचना। उसके बाहर जो भी है सब समाज और संसार है। अब ट्रेस करो कि आपका अटेंशन कहाँ है इस वक्त, किस सर्किल में है। ट्रेसेबल है, लोकेट कर सकते हो कि हमारा अटेंशन इस समय कहाँ है, या हमारा इंटरेस्ट कहाँ, या हमारी लगन कहाँ लगी हुई है, या हमारा अटेंशन का तीर कहाँ पर है। लाइव लोकेशन बताओ जरा। अंदर से सब दिखाई दे रहे हैं, सारे सर्किल बाहर के। अंदर जो दृष्टा बैठा है चेतना का, उसको सब दिखाई दे रहा है, माइंड का सब दिखाई दे रहा है, बॉडी का सब दिखाई दे रहा है, फैमिली का सब दिखाई दे रहा है, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स का सब दिखाई दे रहा है, और बाहर का संसार का भी सब। वो सर्वदृष्टा है। लेकिन सब दृष्टा तब है जब आप शरीर के अंदर आए। आप शरीर से बाहर परिवार में है तो आप बॉडी के बाहर चले गए ना। परिवार में है, बच्चों में है, पति में है, पत्नी में है, घर में है, तो आपका टेंशन कहाँ है? आउट ऑफ द बॉडी है कि नहीं? और फिर कोई खबर आ गई, कोई रिश्तेदार बीमार है या आने वाले हैं, कुछ भी है, तो उससे बाहर आपका सर्किल एक और बढ़ गया। उनके बारे में सोचना, उनके अराइवल के बारे में सोचना, उनके लिए अरेंजमेंट सोचना, अगर विजिट करना है तो उनके घर में विजिट करना, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स।
उनकी शादी है, फंक्शन है, एनिवर्सरी, वहां जाना। और उसके बाद संसार, काम काज, दुकान, दुनियादारी, नौकरी। ठीक है। तो अगर हम जब कहें सत्संग में बैठे हैं, सत्संग का अर्थ लास्ट हमारा सर्किल हमारी बॉडी है, इससे आगे नहीं जाना, तो वो सत्संग नहीं, वो जत्संग हो जाएगा। जब मिडिल वाला जो सर्किल है, मतलब आपके लिए वो लास्ट होगा, अदरवाइज मिडिल सर्किल बॉडी का है, आप जहां बैठे हैं। फिर मैं कहूंगा उससे एक अंदर वाले सर्किल में आ जाओ, माइंड को देखना शुरू करो। अब आपका टेंशन थोड़ा अंदर आया, थोड़ा श्रिंक हो रहा है, एरिया श्रिंक हो गया। अब आपका फोकस हो गया माइंड। माइंड और चेतना के बीच में एक सर्किल है, वहां बैठा है दृष्टा। वो सर्किल किसका है? दृष्टा का। जब माइंड से आप रूलिंग करते हैं, तब ईगो का सर्किल बन जाता है माइंड। तब दृष्टा भूला, अंदर का है ही नहीं, वो सर्किल है ही नहीं आपकी नजर में। पूरा वो एरिया ईगो का होता है। तो ईगो को अभी देखो, तो आपकी आइडेंटिटी वही है, माइंड एंड बॉडी। लेकिन जब एक सर्किल हमने उसके अंदर खींच दिया, तब आपको पता चला ये माइंड भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्विंग। इसके अंदर चेतना है, तो जो वो सर्किल है, वो दृष्टा का सर्किल है। मतलब अगर अटेंशन है तो ऐसे घूमेगा, वो चारों तरफ देख रहा है, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है उसे? पूरा माइंड, बॉडी, सब कुछ दिखाई दे रहा है दृष्टा। और दृष्टा के अंदर क्या है? एम्प्टीनेस। इनर सर्किल में क्या है? एम्प्टीनेस, नथिंगनेस, अवेयरनेस। और सेंटर पे कौन है? चेतना, परमात्मा। सर, अब माइंड आप, एंड बॉडी के बीच में दृष्टा है क्या? माइंड एंड बॉडी के बीच में जो सर्कल है वो दृष्टा है? नहीं, माइंड एंड बॉडी के बीच में तो बॉडी का है। फिर कॉन्शसनेस और माइंड के बीच में है, वो ईगो का सेंटर है। फिर कॉन्शसनेस का जो सर्किल है, वो दृष्टा का सर्किल है। क्योंकि कॉन्शसनेस के अंदर फिर कुछ नहीं है, वो एम्प्टी है, तो वो है विटनेस का, परमात्मा का। इस फर्स्ट सर्किल से दृष्टा ऑपरेट करता है, सेकंड सर्किल से ईगो ऑपरेट करता है। अगर ये बात समझ में आई तो फिर हम आगे बढ़े, नहीं तो फिर यही रुकना पड़ेगा। बिकॉज कंसेप्ट में क्लैरिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो आप ज्यादातर टाइम कहाँ पर रहते, कहाँ पर देते हैं? फैमिली, फ्रेंड्स, जॉब, परिवार, घर, या माइंड को ऑब्जर्व करना? अगर आप दृष्टा है तो सब दृश्य है आपके लिए, एवरीथिंग इज जस्ट सीन। हर चीज आकार है। माइंड के सूक्ष्म आकार हैं, देह के स्थूल के आकार हैं। फिर उसके एक्सटेंशन है मेरे, मैं, फिर मेरा मन, मेरा शरीर, और मेरे बेटा, मेरा परिवार, मेरे मित्र, मेरे रिश्ते, और फिर मेरा समाज या मेरा देश। लेकिन ये मैं मेरा शुरू कहां से हुआ? ईगो जहां से हुआ, ईगो आइडेंटिफिकेशन। उससे पहले मैं मेरा नहीं था। मैं था खाली, लेकिन चेतना थी, मेरा नहीं था। बिकॉज इनर सर्किल में कनेक्टिविटी नहीं होती है, ब्लैंकनेस रहती है, आकार कुछ है नहीं। अगर हम आपसे कहें कि जब आप सत्संग में आए हैं, तो आए तो बॉडी करके हैं, बॉडी वाले सर्किल में, लेकिन और एक इनर सर्किल में आ जाओ, दैट इज सर्किल ऑफ माइंड। सर्किल ऑफ माइंड के जो
इनर बाहर का पोर्शन वो तो बॉडी से कनेक्ट, इनर पोर्शन कौन सा? निष्ठा का मतलब अब इस सर्किल पे आ जाओ और चारों तरफ घूम के देखो माइंड को चारों तरफ से। तो माइंड की मेमोरी तुम्हें दिखाई देगी वहां। माइंड का कल्पनाएं दिखाई देगी, वासनाएं इच्छाएं दिखाई देंगी, फीलिंग्स दिखाई देंगी, मूड दिखाई देगा, इमोशंस दिखाई देंगी। अब तुम भले माइंड के पोर्शन को 5-6 हिस्से में बांट लो, ये मेमोरी है, ये इमोशंस है, ये इमोशंस एंड रिएक्शन है, ये डिजायर्स, ये थिंकिंग माइंड, ये लॉजिकल पोर्शन, इस तरह से। तो अब अगर हमें विटनेसिंग करना है तो इस पूरे माइंड को विटनेसिंग करना है। तभी आप दृष्टा है जब माइंड को देख रहे हैं। रियल दृष्टा इज दैट जब शरीर और मन तुम्हारे दृश्य हो जाए। और जब मैं कहता हूं 10-20%, 10% शरीर में ध्यान है, 10% मन में ध्यान है, बाकी 80% सबसे ज्यादा ध्यान इनर अटेंशन में, इनर सर्किल में। 10% से शरीर भी चल जाता है, रिश्ते नाते व्यवहार चल जाता है। 10% से माइंड की कैलकुलेशन और सब चीजें, मेमोरी और यादें और कल्पनाएं सब चल जाती है। द रियल 80% इज योर एवरीथिंग विद इन द इनर सर्किल। और विवेक बैठा है तुम्हारे सबसे अंदर वाले सर्किल में, वो रिकॉल करता है कि तुम किधर खोए हो, ट्रैक करता है अटेंशन को, और वो इनर सर्किल पे आके लेके आ जाता है। मेडिटेशन में क्या होता है, जो सर्किल का अटेंशन जो बाहर देख रहा होता है माइंड को, वो अंदर की तरफ मुड़ जाता है ना। अब वो शून्य में देखेगा, स्वयं में देखेगा। और वहां जब कुछ दिखाई नहीं देगा तो क्या होगा, धीरे धीरे उसमें स्थिर होगा। ऑब्जेक्ट्स तो है ही नहीं, देखने के लिए कुछ दृश्य तो है नहीं, प्योर एम्प्टीनेस है, प्योर अवेयरनेस है। जब हम कहते हैं प्योर अवेयरनेस एंड प्योर अवेयरनेस, बिकॉज माइंड में भी एम्प्टी अवेयरनेस है, बट वो पोल्यूटेड अवेयरनेस, वो मेरा और मुझे से पोल्यूटेड है वो अवेयरनेस। देह में भी जो अवेयरनेस है वो भी मेरा और मुझे से पोल्यूटेड है। लेकिन जो सबसे इनर सर्किल के अंदर है अवेयरनेस, दैट्स कॉल्ड द प्योर अवेयरनेस। ना मेरा है ना मुझे है, एंड यू आर दैट। फिर जितना ही आप केंद्रित होते चले जाएंगे, उतना ही आप परमात्मा के नजदीक होते चले जाएंगे, ईश्वर के नजदीक होते चले जाएंगे। क्या आपको लगता है अगर ऐसे करके बैठेंगे तो आपके लिए इजी होगा? ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस इजी हो जाएगी, विटनेसिंग की प्रोसेस इजी हो जाएगी, क्विक फार्मूला मिल जाएगा 5 मिनट के अंदर। अच्छा, हम यहाँ बैठे, रिश्तों में हमारा टेंशन, नातों में, घर में, के परिवार में, के संसार में, चलो रिकॉल इट बैक। अब इसको सिर्फ ये तो माइंड को देखो या अंदर की तरफ देखो। ऑब्जर्व द माइंड, दृष्टा, व्यवहार जगत में, प्रैक्टिकल वर्किंग फंक्शनल जगत में, काम भी कर रहे परिवार में और माइंड को भी देख रहे, मतलब बाहर भी देख रहे शरीर से और अंदर भी देख रहे शरीर के, कि कहीं माइंड में कोई ऐसा इम्पल्स तो नहीं जनरेट हो रहा जो रिएक्शंस की तरफ हमें ले जाए, इमोशनल रिएक्शंस, कोई टेम्पटेशन तो नहीं पैदा हो रहा। अब हम दूसरा, जब हम एक्सेप्टेंस एंड रेजिस्टेंस आज सिखाते क्या है, व्हाट इज एक्सेप्टेंस एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस, स्वीकार और प्रतिरोध। जो इनर सर्किल है उसके अंदर की चेतना है, परमात्मा है, आत्मा है, अवेयरनेस है, सत्य, ये स्वीकार भाव है। इसकी सत्ता अगर रहे, ये एग्जिस्टेंस है, तो ये आपका स्वीकार भाव।
और जो माइंड में है वो रजिस्ट करिए, बिकॉज वो प्लेजर ड्रिवन है, प्लेजर ड्रिवन, विषय की तरफ आकर्षित, उसको विषय सुख चाहिए, संसार का सुख चाहिए। और अष्टावक्र कहते हैं कि विषयों को विष समान छोड़ देना। बोलते विष और विषय में क्या कॉमन है? विष वर्ड। विषयों को विष समान समझ के त्यागना शुरू कर दो। जितनी ही जल्दी त्यागोगे तुम्हारे लिए उतना ही सुखकर है। विषयों से मिलने वाला सुख अंत में दुख में परिवर्तित होता है। उसका जो एंडिंग है वो हमेशा पेन है। विषयों से जो सुख मिलता है, विषय से जब इंद्रिय का संपर्क होता है, जो सुख मिलता है वो एक तो सुख टेम्परेरी है, और उसका जो अल्टीमेट है वो पेन में बदल जाता है। तुम्हें मिठाई का सुख मिला, मीठी चीजों का सुख मिला, स्वीट का मिला, आइसक्रीम का मिला, मीठी चाय का मिला, लेकिन अल्टीमेटली ये कन्वर्ट क्या हो जाएगा? पेन में। डायबिटीज हो गई या दूसरी कोई बीमारी हो गई। या तुम्हें तड़का वाला सुख ज्यादा पसंद है, स्वाद, मसाला, ऑयल, घी, क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा कि नहीं? कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो अल्टीमेटली वो पेन में कन्वर्ट होगा कि नहीं? या तुम्हें अटैचमेंट वाला बहुत सुख चाहिए, लोगों से अटैचमेंट, रिश्तों से अटैचमेंट, परिवार से अटैचमेंट, धन से अटैचमेंट, तो अटैचमेंट विषयों तो भी विषय हो गए, सब विषय है। तो विषयों से जब अटैचमेंट होगा तो लास्ट में वो अटैचमेंट क्या करेगा? मोह भंग होगा किसी दिन की नहीं। और ये भी है कंक्लूजन के मोह दुख देता है, मोह दुख देता है। आप बाहर से आए धूप से, एयर कंडीशन बैठ गए, थोड़ी देर बहुत अच्छा लगा, फिर 1 घंटे के बाद कॉमन हो गया अंदर का एनवायरनमेंट और आप अडॉप्ट हो गए, तो नहीं लग रहा कि एयर कंडीशन, आप बैठे हैं बस कंफर्टेबल है। लेकिन जब बाहर निकलेंगे फिर अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि आप जो रह लिए अंदर एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में, फिर बाहर की चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो जो बहुत सज के समर के प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो जब एक्सपोज होते हैं अनप्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट को, तो कोई भी डिजीज उनको अटैक कर लेती है, और उनकी उनकी वो चली जाती, शक्ति, सहन शक्ति चली जाती। तो थोड़ा सहना सीखें, रेजिस्ट करना सीखें। बहुत तेज गर्मी है, ठीक है, छाव में बैठ जाओ, पंखा चला लो, पानी पी लो, लिक्विड ले लो, और थोड़ा एक्सेप्ट भी करो ये नेचर का मौसम का है। एक्सट्रीम कोल्ड होगा, एक्सट्रीम हॉट होगा, ठीक है, थोड़ा प्रोटेक्ट करो और थोड़ा एक्सेप्ट करो। तो जो प्रकृति से दी हुई चीजें हैं उनको आपको थोड़ा प्रोटेक्शन और बाकी का एक्सेप्टेंस। परमात्मा द्वारा जो भी मिल रहा है सब आपके फेवर में जाए जरूरी नहीं, सब आपके मन का हो, परमात्मा जरूरी नहीं। परमात्मा अपने मन का करेगा, तुम्हारे मन का क्यों करेगा? तुम्हारे जैसे रोज पैदा होते और खत्म हो जाते। तुमने अपने आप को सेंटर ऑफ यूनिवर्स समझ के रखा है, परमात्मा के लिए तुम सेंटर ऑफ यूनिवर्स थोड़ी हो। तुम तो बहुत दूर पेरीफेरी पे एक छोटे से एकदम धूल के कण हो, क्योंकि उसके यहाँ तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों जीव हैं, कोई संख्या ही नहीं है। तुम अपने को मान बैठे जैसे तुम यूनिवर्स के सेंटर हो। परमात्मा तुम्हारी खबर रखे, तुम्हारी प्रार्थना सुने, तुम्हारी पूजा पर ध्यान दे, तुम्हारे हित सुख को देखे, तुम्हारी बीमारी में तुम्हारी हेल्प करे। यू आर नॉट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। इफ यू आर नॉट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, तो फिर तुम परमात्मा सेंटर है, तो तुमको फिर भाई पेरीफेरी पे आना पड़ेगा।
तो जो वो चलाएगा वैसे चलना पड़ेगा कि नहीं? परमात्मा के लिए हम जैसे बिलियंस एंड बिलियंस है, मेरे लिए परमात्मा एक ही है। परमात्मा को याद करने के लिए मिलियंस एंड बिलियंस, क्योंकि वो तो यूनिवर्स का सेंटर है, बट हम तो पेरीफेरी है। तो ये यूनिवर्स हमसे नहीं चल रहा, परमात्मा से चल रहा है। इसलिए उसके यूनिवर्सिटी में, उसके खेल में हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सुख हो दुख हो, ऊंच हो नीच हो, लाभ हो हानि हो, जीत हो हार हो, द्वैत का संपूर्ण खेल हो, सब परमात्मा का है। लेकिन परमात्मा बोला द्वैत का खेल तो प्रकृति में आकारों में है, तुम अगर निराकार स्वरूप में हमारे आ जाओ तो सबसे इनर सर्किल में, तो वहां तो अद्वैत है, वहां तो द्वैत है ही नहीं, वहां तो जीत हार है ही नहीं। अगर तुमको अटल सुख चाहिए, परम सुख चाहिए, अनंत का सुख चाहिए, बिल्कुल पीड़ा नहीं चाहिए, न जन्म की न मृत्यु की, न मिलने की न बिछड़ने की, न पाने की न खोने की, न जीतने की न हारने की, तो सबसे इनर सर्किल में टेंशन को ले आओ, कुछ भी नहीं है वहां। उस सर्किल तक मौत भी नहीं पहुंचती। उधर तुम अटल हो, अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, अनंत हो। परमात्मा बोला फिर तो तुम मेरी छत्र छाया में रह रहे हो, फिर दुख तुम्हें कैसे होगा? और बाहर है प्रकृति की छत्र छाया, है तो मैं ही दोनों में ही हूँ, लेकिन प्योर अवेयरनेस आई एम, बाकी हमारा सब विस्तार है। सारा संसार, सारी सृष्टि मेरा ही विस्तार है, लेकिन वो द्वैत का जगत। अब तुम अपने अटेंशन को बाहर ले जाओगे, विषय सुख लोगे, इंद्रिय सुख लोगे, तो उसमें लाभ भी है, हानि भी है, प्लेजर भी है, पेन भी है। बट अगर आप डिसीजन ऐसे लेते जब किसी चीज का स्वाद लें या उसका भोग करें कि भाई इसका लास्टिंग इम्पैक्ट क्या होगा, अल्टीमेट इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अंतिम प्रभाव क्या होगा हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर, तो अगर अंतिम प्रभाव नुकसान वाला है, इसका मतलब तुम विष ले रहे हो, विष का ही परिणाम तो हार्मफुल होता है। इसलिए अष्टावक्र ने कहा जो परिणाम में दुखद हो वो विष के समान है विषय। अब स्वीट या शुगर परिणाम में दुख है कि नहीं? है ना? बिगिनिंग में तो प्लेजर है, बट अल्टीमेटली इम्पैक्ट उसका क्या है? दुख। रिश्ते नाते शुरू में तो बहुत सुख देते, अल्टीमेटली क्या है? दुख देते। संसार शुरू में बहुत सुख देता है, लेकिन अल्टीमेट वही दुख निमित्त बन जाता है। जितने भी तुम रिश्ते नाते, एक्सटेंडेड फैमिली का लोग बहुत, हमें कितने लोग जानते, 500 लोग जानते, 1000 लोग जानते, हमने कोई फंक्शन किया, सबको बुलाया, खाने पीने, सब वाह वाह करके चले गए, सब दुख का कारण है। कोई तुम्हें देख नहीं सकता। तुम जब चुनाव कर रहे हो प्लेजर एंड पेन का, तो भले पहले पेन चुन लेना, एंड प्लेजर में हो। ऐसा कोई चुनाव नहीं करना कि पहले प्लेजर हो और बाद में पेन हो। और इंद्रिय विषय सुख ऐसे ही है, पहले प्लेजर है और बाद में पेन। एक्सरसाइज है, पहले पेन है, बाद में उसका बेनिफिट मिलता कि नहीं?
घूमने में, वॉक करने में शुरू में थोड़ा पेनफुल लगता है, सुबह उठने में आलस लगता है, जिम जाने में, एक्सरसाइज करने में सुबह पेनफुल है, बट उसका परिणाम में क्या है? अच्छा, सुखद परिणाम। पढ़ने में, मेहनत करने में, एक्सरसाइज करने में, मेडिटेशन करने में। स्टार्टिंग में कौन बैठेगा 1 घंटे 2 घंटे? तब तक हम टीवी देख रहे हैं, तब तक हम बात कर रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, वो तो इजी है। अब यहाँ कौन ध्यान दे? लेकिन इसका परिणाम देखिए क्या है, और उसका परिणाम क्या है, गप्पे गोष्ठी का परिणाम क्या है? तो चुनाव करते समय हमेशा परिणाम देखना कि अल्टीमेट इम्पैक्ट उसका क्या है, जो आप चुन रहे हैं, जो विषय सुख चुन रहे हैं, शुरू में सुखद और बाद में दुखद हो जाए तो जरा, बहुत जरा सोच समझ के लेना। आप लोग तो वैसे बहुत समझदार हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि अष्टावक्र का एक रेफरेंस आया, उसे हम बता रहे हैं कि विषयों को विष समझ के चलोगे, क्योंकि मुक्ति किससे चाहिए तुम्हें? विषयों से, भोग से। सुख हो या दुख, भोग से मुक्ति चाहिए तुम्हें। भोग बंधन है, भोगवाद की संस्कृति या परंपरा बंधन है। पश्चिम में सारा भोगवाद की ही संस्कृति है, सब भोगो। सिगरेट हो, शराब हो, दारू हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गेम हो, सब भोगते जाओ जितना भोगते। ऋण लेके भी अगर भोग सको तो भोग लो। इसलिए बैंक हर चीज के लिए लोन दे देती। घर के लिए लोन दिया, ठीक है, ट्रैवल के लिए लोन दिया, ठीक है, कार के लिए लोन दे दिया, ठीक है, कपड़ों के लोन दे दिया, ठीक है, घूमने के लिए बाहर ट्रिप, जिंदगी भर कर्ज में जाता फिर इंसान का। लेकिन भोगवाद की संस्कृति है, भोगो। कितना भोग सकते संसार को, भोगो। पैसा नहीं है, बैंक से ले लो। अब तुमने क्या किया? घर रहने के लिए लिया, घर को मॉर्गेज रख दिया 25 साल 30 साल के लिए। फिर कार के लिए लोन लिया, फिर कोई ट्रैवल के लिए लोन लिया, फिर शादी के लिए लोन लिया, फिर कोई फंक्शन किया उसके लिए लोन लिया, फिर क्रेडिट कार्ड रख के चले गए। दैट इज ऑल्सो लोन। अंत में क्या हुआ? तुम्हारी जिंदगी मॉर्गेज हो गई। पहले मॉर्गेज क्या था? घर। बाद में क्या मॉर्गेज हो गया? लाइफ। भोगवाद की संस्कृति में पूरी जिंदगी मॉर्गेज हो जाती है। छोटे छोटे सुखों को लेने के लिए तुमने पूरी जिंदगी ही मॉर्गेज कर दी। ऐसे व्यक्ति का एंड कहाँ होता है? फ्रस्ट्रेशन। फिर बोलो हमें बड़ा टेंशन आ रहा है, हमारा मूड खराब है, फ्रस्ट्रेशन है। और बीच में अगर जॉब छूट गया तो ईएमआई कौन भरेगा? और किस किस की ईएमआई भरेगा? फिर एक कार्ड में डिफॉल्ट तो दूसरे कार्ड में डिफॉल्ट, पर तीसरे कार्ड में डिफॉल्ट, पर चौथे कार्ड में फिर कहाँ जाओगे तुम? और जॉब लॉस कभी भी हो जाता है, बिजनेस में भी लॉस हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाता है, क्या नहीं होता। इसलिए हमारा जो 5 सूत्री वाला है कि भोगो मत, भागो मत। जब हमने भोगो मत कहा तो यही सोच के कहा था कि विषयों को विष समान समझो, अगर तुम मुक्त और परम सुखी जीवन जीना चाहते हो तो। बाकी ठीक है, तुम्हारी चॉइस। आपका पैसा, आपका समय, आपका जीवन। उड़ो ना हवा में, कौन बोलता है? लेकिन जब जमीन पे गिरोगे कोई बचाने वाला नहीं होगा। उड़ लो तुम जितना उड़ सकते हो, जितनी ताकत है बॉडी में, शरीर में, जितनी क्षमता, उड़ लो। ये एक दिन पड़े दिखाई दे वो, फिर चिल्लाओगे सबने मेरे साथ धोखा किया। एवरीबडी चीटेड मी, नोबडी चीटिंग यू, यू योरसेल्फ, यू आर चीटिंग योरसेल्फ। बुलावे में आके, धोखे में आके, आर्टिफिशियल सुख, आर्टिफिशियल प्लेजर, एक्सिगरेटेड प्लेजर, बहुत आनंद मिलता है, जरा इसका सुट्टा मार लो, साथ में आसमान में पहुंच जाओगे, टेंशन नहीं होगी तुम्हें। तो तुम क्या हो गया? एडिक्शन हो गई उसकी।
हॉलुसिनेशंस, इमेजिनेशंस, ये कोई जिंदगी है? ये जो जिंदगी से भागना है, ये दुखों को दबाना है, दुखों को एक्सपोज करके हटाना नहीं है। अंदर पीड़ा, अंदर कोई दुख है, दारू पी लो। क्यों पी? गम को भुलाने के लिए पी। गम क्यों आए? दारू के कारण आए। इतनी दारू पीते गए, इतनी सेविंग नहीं थी, इतनी दारू पे खर्चा किया, घर का बजट उल्टा सीधा हो गया, पति पत्नी का झगड़ा हो गया, ऑफिस से काम छूट गया, अब गम आ गया, अब गम को भुलाने के लिए दारू पी, सिगरेट पी, सुट्टा मारा, अफीम पी, गांजा पिया, उसको क्या बोलते हैं? हाई सोसाइटी। दारू तो बोलते